बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों ने सरकारी कामकाज पूरा करने के लिए भर्ती नीति बनाई और नियम बना रखे हैं। पदों की संख्या तय है, नए कार्य जुड़ने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि निर्धारित पदों में से हजारों पद खाली रह जाते हैं। जो भी भर्तियां की जा रही हैं वो संविदा पर की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए पहले संविदा में काम करके परफॉर्म करना होगा, उसके बाद आप परमानेंट होंगे, पक्के होंगे। हालांकि अभी इस पर विचार ही चल रहा है, एक प्रस्ताव मात्र है, लेकिन इस पर खूब हो हल्ला शुरू हो चुका है। चर्चा आज इसी पर करने वाले हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। वैसे यह भी सच है कि प्रदेश में बहुत से संविदा कर्मी बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के अनुसार वेतन व अन्य सुविधाओं के लाभ से वंचित हैं। जब भी नई सरकार आती है उन्हें आगे स्थायी करने की गाजर लटका दी जाती है। कुछ को छोड़ अधिकांश सरकारी शोषण का शिकार होते हैं और अब उत्तर प्रदेश में हलचल मचाने वाला ये प्रस्ताव, इसी पर चर्चा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयवीर सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर मनोज मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, अभिषेक वाजपेयी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं, अमित यादव प्रतियोगी छात्र समूह ग, आशुतोष गिरी प्रतियोगी छात्र और अशोक पांडे जी प्रतियोगी छात्र हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। अमिताभ जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। इस बीच एक बजट का रोना भी होता है, रोड़ा भी होता है। सवाल यह है सर, बजट का रोड़ा सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए बजट की कमी कभी आड़े आती नहीं है। नियम छोटे कर्मचारियों की राह में हमेशा रोड़ा बनते हैं, बड़े अधिकारी फिर भी बच जाते हैं। इस नौकरी की व्यवस्था में इस बदलाव को किस तरीके से देखें, बड़े बदलाव को? देखिए, जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के कुछ नौकरशाहों के दिमाग से निकला और बाद में ये सार्वजनिक हुआ और इस पर हाय तौबा मची, इस प्रस्ताव का मैंने हर कोण से अध्ययन किया जी, और हम बहस इसलिए लेके आए कि इसमें 3-4 बुनियादी सवाल खड़े होते हैं जिनका उत्तर आना चाहिए लोकतंत्र में, लोकशाही में। पहला, अभी अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एडहॉक पर तदर्थ आधार पर भर्ती अध्यापकों के एक मसले में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। मैं याद दिला दूं मनोज जी को, सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में कहा कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी एक प्राधिकरण बनाए, कमीशन बनाए तत्काल, और जुलाई 2021 तारीख भी लिखी उसने, जुलाई 2021 में जो नया सत्र शुरू हो उससे पहले उत्तर प्रदेश के हर माध्यमिक विद्यालय में तदर्थ अस्थाई, टेम्परेरी, एडहॉक, संविदा, इस तरह की जितनी नियुक्तियां हैं उन सबको रेगुलराइज करके एक टेस्ट से गुजार कर या तो लोग बाहर जाए या अगर योग्य है तो अंदर जाए, लेकिन कोई भी अध्यापक इन 3 कैटेगरी में नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में, नाइदर ऑन एडहॉक नॉर ऑन संविदा कॉन्ट्रैक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने नहीं। इस मर्यादा का क्या होगा? दूसरी बात याद दिलाता हूं, केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 जारी की अभी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को अर्पित किया, उसमें कहा गया है कि 2022 तक देश के हर विद्यालय में स्थायी अध्यापक होने चाहिए। उसने भी कहा कि ये संविदा, अस्थाई, तदर्थ, ये तीनों कैटेगरी जो है जालवट्टा, इसको बंद कर देंगे हम। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया। उसका क्या होगा? जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसका उल्लंघन हो जाएगा। ये तो शिक्षा का मसला है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैं लेके आया, अगर ये व्यवस्था ठीक है तो ऐसा क्यों ना कर दें कि पीसीएस में भी इसको लागू कर दो। भाई, जिसको हम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट बनाएं, उसको कहें 5 साल ट्रायल पर रहो,
5 साल में तुम्हारा चाल चलन ठीक पाया गया तो परमानेंट कर देंगे, और नहीं तो 20,000 रुपया महीना में मानदेय ले, वो घर जाओ, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, उन पर भी लागू कर दो। ये छोटे पदों पर ही क्यों प्रस्ताव लाया गया? चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आपने कहा कि जब 5 साल तक उनको मानदेय मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी उस पद की, ना कोई सरकारी सेवा के लाभ मिलेंगे, इंश्योरेंस एंड ऑल, छुट्टियां, पीएफ। अगर मान लो उसमें अशोक पांडे, आशुतोष या अमित यादव या अभिषेक 5 साल में सफल हो गए, तो इससे सिद्ध हुआ कि ये योग्य थे, तो 5 साल इनने 10,000 में नौकरी क्यों की जब इनको मिलना चाहिए था 55,000? क्या उसकी प्रतिपूर्ति होगी? ऐसा भी नहीं कहा गया। तो 5 साल बेकार क्यों करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय और याद दिलाता हूं, ऐसे प्रस्ताव चेहरा खराब करते हैं सरकारों का, ऐसे प्रस्ताव अदालतों में गिर जाते हैं मुंह के बल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी माध्यमिक वाले फैसले में ही कहा था, मनोज जी सुन लो, मेरे पास जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक वह परीक्षा में ये लोग असफल नहीं हो जाए, जो एडहॉक और संविदा और इस सब पर भर्ती है, तब तक इनको पूरे वेतनमान का लाभ दीजिए, जब असफल हो जाएंगे तो विदा कर दीजिएगा, लेकिन जब तक काम पे हैं तब तक पूरी तनख्वाह दो। हम अपने यहां मजदूर लाते हैं, मकान बनवाते समय कहते हैं भाई एक दिन तुम्हारा काम देखेंगे, वो ना भी पसंद आए तो उस दिन की तो पूरी दिहाड़ी देते हैं ना, या ये कह देते हैं आप 10 रुपया ले जा, बस चाय पी लेना, जा दिन भर उससे ईंटें ढुलवाई। ये ठीक नहीं है, क्यों ऐसा होना चाहिए? और जब पूरे देश में सरकार, केंद्र का एक विजन है कि संविदा का मामला ठीक नहीं, अदालतों ने कहा संविदा का मामला ठीक नहीं, संविदा का अर्थ है शोषण, व्यवस्थागत शोषण, शोषण का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देना, ये ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदारी प्रथा से जितनी जल्दी मुक्ति हो उतना अच्छा। बिजली विभाग देख लीजिए 80% संविदा पर चल रहा, स्वास्थ्य में देख लीजिए 70% संविदा पर चल रहा है स्वास्थ्य विभाग, 16-17 लाख संविदा कर्मी है। किसी भी कोण से देख लीजिए, संविदा प्रदेश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, नौजवान के हित में नहीं, सरकारी कार्य की गुणवत्ता के हित में नहीं। फिर क्यों संविदा संविदा चिल्लाए? क्या यह बेहतर नहीं होता कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, सरकारी टेस्ट में आदमी भर्ती हो, कठिन इम्तिहान लीजिए, इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद उसको भर्ती करिए, और 60 साल तक का अभयदान वाला क्लॉज हटाइए। ये कहिए भाई हर 5 साल पर, हर 3 साल पर, हर 1 साल पर एक आपका मूल्यांकन होता रहेगा, उसी के आधार पर आपको प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने का काम होगा। और जो आदमी बिल्कुल ही लद्दड़ निकले उसको निकालने का भी प्राविधान कर दो सरकारी नौकरी में ही, क्या दिक्कत है? संविदा का खेल खराब है, और राजनेताओं को संविदा क्यों भाती है मुझे उसका भी पता है। मनोज मिश्रा की सरकार है तो 100-200 लड़के लगवा दिए बिजली विभाग में, बोले चढ़ जा बेटा पोल पे संविदा में। उदयवीर सिंह की सरकार आई, इनने 100-200 लगवा दिए। सरकारी में तो नहीं लगवा सकते 100-200, 2 भी नहीं लगवा पाएंगे, इसलिए संविदा अच्छी लगती है। एक संविदा का हाल हम देख रहे हैं। कल्याण सिंह जी के समय जो व्यवस्था शुरू हुई थी शिक्षा मित्रों की, आज उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? 1,72,000 परिवार, जिसमें कुछ लोग 20-20, 30-30 साल तक संविदा पर ही चल रहे हैं। कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। वो कष्ट नहीं दिख रहा। हम और व्यवस्था को उधर ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा इस विषय पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चूंकि अभी ये प्रस्ताव चर्चा के स्तर पर है, जैसा आर के तिवारी ने कहा, मुख्य सचिव ने। तो चर्चा में हमने कहा हम भी भागीदारी कर लें। ये लोकतंत्र है
यहां सब वर्गों की आवाज आनी चाहिए। सबसे पहले मैं प्रतियोगी जो छात्र है इन्हीं से बात शुरू करूंगा। ये स्टेक होल्डर है, राजनीतिक लोग तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया देंगे। आशुतोष गिरी, ये जो नया प्रस्ताव आपने देखा होगा, सुना होगा, पिछले 2 दिन से जेरे बहस है, आपको इस प्रस्ताव में क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है? सर, इस प्रस्ताव में जो भी चीजें हैं वो बुरी तरह से, मतलब क्या कहा जाए, खराब। मैं 4 साल तैयारी करूं, उसके बाद मैं लगभग ये समझिए कि 2 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करने के बाद मैं इस प्रक्रिया में एक भर्ती होने, जहां 3 महीने हो गए, अभी भर्ती सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर पड़ा हुआ है उसको आने का, और अब हमें ये संविदा पे रख देंगे। सर, किस हैसियत से हमें संविदा पे रख देंगे? ये कितने दिन संविदा पे रहे? जितने भी प्रवक्ता लोग बैठे हैं, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, क्या ये संविदा पे नौकरी करते हैं? ये संविदा पे नौकरी नहीं करते। देश में बैठा हुआ हर शासक जो भी है, क्या ये लोग संविदा पर आए हैं यहां पर? नहीं, ये लोग संविदा पे नहीं आए। इनसे कहिए कि अगर ये विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ भी हैं, ये 2 साल संविदा पे रहे और उसके बाद हमसे ये बताएं कि अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं तो हम इन्हें परमानेंट करेंगे, नहीं तो इन्हें हम हटा देंगे। अगर ये इस दंश को झेल सकते हैं तो हमें ये संविदा पे रखें। हम मेहनत करते हैं सर, घर की रोटी छोड़कर दूसरी जगह जाकर मेहनत करते हैं सर, शहरों को, अपने घर को छोड़कर मेहनत करते हैं, रूम लेते हैं किराए पर, और हम आज संविदा पे नौकरी करने के लिए सर, अरे हम पहले से ही 5 साल संविदा पे नौकरी करें, उसके बाद हम बाहर निकल, हमें परमानेंट करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी नहीं पता। अच्छा सर, एक बात का जवाब मैं मनोज सिन्हा साहब से चाहता हूं, मनोज मिश्रा साहब से चाहता हूं कि अगर मैं समूह ग पर मैं 5 साल में करता हूं और 3 साल बाद प्रमोशन होता, अगर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, क्या मैं, अगर मैं समूह ग से समूह ख में चला गया तो क्या मुझे फिर 5 साल संविदा पे रहना पड़ेगा? इन चीजों का जवाब हमें दे दे बेटा। अगर ये नहीं कर सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, कह दे कि हम नहीं दे सकते। एक मिनट रुको भाई, रुक जाओ, मनोज मिश्रा तक जाने की जरूरत नहीं, इसका जवाब हम दे दें। संविदा के दौरान प्रमोशन नहीं होगा उस प्रस्ताव के मुताबिक, इसलिए ये तो उत्तर मिल गया। अब दूसरा, अशोक पांडे, आपका क्या कहना है भैया? आप भी बोलो, फिर राजनेताओं के पास चलो। जी सर, पहले तो आपको शुक्रिया सर कि धन्यवाद। बोलो अपनी बात बोलो भाई। आवाजों को पहले से भी उठाया है और अभी भी उठा रहे हैं सर। समूह खा और गाय जो जिस विषय पे सर बहस हो रही है, पहले तो हम लोग जैसे लोग सर सिविल सेवा की तैयारी करते थे और वहां का ढंग से होता था कि किसी कारण से नहीं होते थे तो हम सर प्रांतीय सिविल सेवा में आते थे। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया है कि इसको भी संविदा पे ला दिया है। इन्होंने सर ये कारण दिया है कि हमारा धन इससे बचेगा या जो भी बचेगा। अनेक तरीके से बताना चाहूंगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि राज्य की जो अवधारणा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है सर। तो अगर ये नौकरी नहीं दे सकते हैं लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, और बात है सर संविदा का मतलब आपने पहले ही बता दिया सर, ठेका। इसमें खुले तौर पे भ्रष्टाचार होगा, यहाँ पे अपने लोगों को भरा जाएगा। और दूसरी बात सर मैं आपसे बताना ये चाहूंगा कि जो पहले से प्रणाली अब तक चली आ रही है, अगर इतना ही करेक्ट था, आज भी उस सेवा नियमावली में ये दर्ज है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार्य शिथिलता पाई जाती है, दुराचार पाया जाता है, या व्यभिचार करता है, या भ्रष्टाचार करता है, या किसी प्रकार की अनियमितता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही अभी भी प्राविधान है, जैसा कि सस्पेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिमोशन करते हैं, प्रमोशन करते हैं। ये सारी प्रणाली है, ठीक है, इसको क्यों नहीं सुधारा? ठीक समझ नई प्रणाली लाने का सर क्या औचित्य है? पहला सवाल। ठीक है, मेरा सर दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। जी बोलो जल्दी से बोलो। जी, दूसरा सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि राज्य सरकार ये संविदा पे नौकरी ला रहे। अभी सर फिलहाल पीसीएस का रिजल्ट आया है, आज हिंदी दिवस है। मुझे कहकर के सर इतना आश्चर्य हो रहा है कि पीसीएस रिजल्ट को आप 2018 का देखिएगा, टोटल हिंदी मीडियम को सर बाहर किया जा रहा है। ये भी सर बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक, अब उस पर रुक जाइए, उस पर अलग से बहस करेंगे, उस पर अलग से। अशोक पांडे रुकिए, उस पर अलग से बहस करेंगे। एक दिन में मैं एक ही विषय बहस करता हूं, बहस को घालमेल मत करिए। अमित यादव, आप भी अपनी बात रखिए, जी फिर मैं राजनेताओं के पास चलूं। जी, सबसे पहले अमिताभ जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो आपने बात रखी है, आज का जो दौर चल रहा है, यह सर बहुत ही महत्वपूर्ण दौर है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ठीक, आपकी बात कहो बाबू। गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान की बात उठाई है,
महोदय आप हमें बताइए, उत्तर प्रदेश की युवाओं को कब्र खोदने का काम किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आप बताइए, संविदा के नाम पर ये जो लूट रचने का काम करने जा रही है प्रदेश की सरकार, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। यूपी सरकारी सेवक अनुशासन नियमावली 1999 के अंतर्गत ये लागू नहीं होता है। प्रदेश सरकार ये हमें बताए कि 4 साल 5 साल हमको संविदा पर रखने के बाद हमको जो है परमानेंट करेगी या नहीं करेगी। हर 6 महीने पर सर मूल्यांकन किया जाएगा, 60% से अधिक नंबर पर हमको अंदर किया जाएगा और भ्रष्टाचार इसमें बड़े पैमाने पे होगा। मैं आपको सर बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश में उत्तर प्रदेश के युवाओं में आक्रोश का माहौल है। आप सर सोचिए कि जो है अगर हम जैसे नौजवान जो गरीब घर परिवार से आते हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में रह करके अगर हम सरकारी नौकरी के लिए आए हैं, सर संविदा के लिए नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं सभी प्रवक्ता महोदय से, अगर यह नियम हमारे ऊपर लागू होता है, तो यही नियम उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भी लागू हो कि जब सरकार या विधायक सांसद भी 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड दे, साल का रिपोर्ट कार्ड दे, क्या उत्तर प्रदेश का युवा ही रिपोर्ट कार्ड देगा? ठीक है, आगे बेटा, आगे बात। अरे रुको बच्चा, ठीक है आगे बात, अरे रुको भाई, रुक जाओ, थोड़ा भाषण धरना प्रदर्शन के लिए भी बचा के रखो बेटा। सब यही बोल दो तो वहां क्या करोगे? उदयवीर सिंह के पास चलूंगा। उदयवीर सिंह, मेरा बुनियादी मतभेद रहा इस संविधा की व्यवस्था से, लेकिन हर सरकार ने पिछले 20 वर्षों का उत्तर प्रदेश का उठा के देख लीजिए, हर सरकार ने संविदा रूपी बैकडोर एंट्री हमेशा अपने हाथ में रखी। उसके 2 लाभ, एक तो अपने आदमी को ठेकेदार बना दो, बोले भाई 500 नर्सें ले आओ, 500 कंपाउंडर ले आओ, ठीक, उसमें 100 नाम अपने भी दे दिए, बोले लड़के हैं हमारी पार्टी काम करते हैं, इनको भी रखवा दो, 10-10 हज़ार रुपये सबको मिलेगा, ठीक। तो इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ कोई उपाय राजनीति के लिए बचा ही नहीं। अपना आदमी ठेकेदार बन गया, ठीक, उसको 10-5 लाख रुपया महीना की इनकम होने लगी और किसी सरकारी विभाग में लगवा दिया, बोले भाई तुम 1000 लोग बिजली में सप्लाई कर दो संविदा पर, तो मौजा ही मौजा। फिर वो लड़के मरे गिरे, जब संविदा वाला गिरता है तार जोड़ते समय तो उसकी जान की कीमत दूसरी होती है, और जब सरकारी मुलाजिम गिरता है बिजली में खंबे से तो उसकी जान की कीमत दूसरी होती है। लेकिन अधिकारियों की सेहत पर इससे क्या फर्क पड़ता है? ननकू मरे चाहे रज्जाक। उदयवीर सिंह जी अमिताभ जी, मेरे दल का मानना है कि संविदा शोषण को बढ़ावा देती है। अपनी पिछली सरकार में 12 से 17 में प्रयास भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव जी ने किया था। विशिष्ट बीटीजी का एक उदाहरण है, पहले रेगुलराइज करने का और उसके बाद उनको जब कोर्ट से आदेश खिलाफ हो गया तो मानदेय भी एक बहुत अच्छा तय किया था। लेकिन ये जो नीति आई है, मेरा मानना है कि ये नीति व्यवस्था विरोधी है, भ्रष्टाचार, मानसिक शोषण और अराजकता को बढ़ाने वाली है। अव्यवहारिक तो है ही, साथ साथ में सरकारी कार्य में ब्लैकमेलिंग को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने वाली है। अव्यवहारिक इसलिए कि 5 वर्ष तैयारी करने के बाद 5 वर्ष कोई संविदा के बाद निकाल दिया जाएगा, तो फिर वो और दूसरा काम करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। और आप जानते हैं, आरोप लग रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट करने का, प्रतियोगी परीक्षाओं में पक्षपात करने का, और ऐसी परिस्थिति में खुले रूप से अधिकार दे दिया जाए सत्ता शासन में बैठे लोगों को, किसी को भी अपने सब्जेक्टिव तरीके से आकलन करके निकाल देने का। आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप जानते तो सब हैं, कुछ राज्य हैं हरियाणा जैसे, जहां एक दौर में यह चलता था कि एक सरकार आती थी, पुरानी सब अपनी भर्ती कर देती, दूसरी सरकार आती थी, पुरानी को खारिज करके नई भर्ती कर देती थी। उसमें कई बड़े मुख्यमंत्री स्तर के लोग जेल भी गए। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मंशा तो ये बताते हैं कि स्थायीकरण होना चाहिए, और नीति ऐसे लाते हैं कि जो स्थायी व्यवस्था है उसको भी अस्थायी कर दिया जाए। इससे ज्यादा जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता जी। सही काम करने वालों के दुश्मन ज्यादा होते हैं, जो व्यवस्था में मिल जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं।
मूल्यांकन उनका ही अच्छा होता है जो सबको खुश रखते हैं जी। तो ऐसे इस स्थिति में तो पूरी व्यवस्था पंगु हो जाएगी जी, ठीक बात उदयवीर जी। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं जी, मैं अभिषेक राजनीतिक विद्वेष के हिसाब से काम होगा जी। ठीक है उदयवीर भाई, आपने तो अच्छे बिंदु उठाए कुछ जो इस नीति को लाए हैं, मुझे लगता है कि इस देश की व्यवस्था सिस्टम से उन्हें कोई लेना देना नहीं, उनको समझ ही नहीं है जी। ठीक, वरना इस तरह का अव्यवहारिक जी और अभिषेक जी ठीक है उदयवीर भाई, आएंगे आपके पास दोबारा। अभिषेक वाजपेयी के पास चलूंगा, कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है। दो बातें जरूर कह दूं ताकि बहस में वो भी बातें आ जाएं, ताकि अभिषेक भाई है, मनोज जी हैं, उस पर भी कुछ रोशनी डालें। जब भारत आजाद हुआ और उसने सरकारी सेवाओं का एक स्वरूप विकसित करने की कोशिश की, तो उसमें एक की फैक्टर था, डिसाइडिंग फैक्टर था, वो ये था जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े कद के राजनेताओं का विजडम लगा। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में काम करने वाले व्यक्ति को अनिश्चितता के भय से यथासंभव दूर करें हम, ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर पाए। अगर किसी की कलम उसकी नौकरी किसी दिन भी ले लेगी तो फिर तो घोर माठा होगा, भ्रष्टाचार होगा, कदाचार होगा, अनाचार होगा भाई। इसलिए सरकारी नौकरी में इतने उपबंध लगाए गए कि व्यक्ति को दंड तो मिले, लेकिन अचानक से कोई उसका एक सीट ऊपर वाला अधिकारी उसकी सेवा नहीं समाप्त कर सकता। इसलिए उसको तमाम शेल्टर दिए गए, तमाम रक्षा कवच दिए गए। ये संविदा उन सारे कवचों को ध्वस्त करती है। अभिषेक वाजपेयी, मेरा आपसे सवाल ये, जो मेरा तजुर्बा कहता है, सरकार कोई भी हो, मान लीजिए कि तहसील में तहसीलदार के हाथ में ये दिया कि भाई तुम्हारे यहाँ जो 300 बच्चे संविदा में हैं, इनका 6 महीने पर रजिस्टर तुम्हें भरना है क्या? तो तहसीलदार तो उन्हीं को 60 नंबर देगा जो होली पे वो खोया लाएंगे गुजिया बनाने के लिए उसके घर, और जो खोया नहीं लाएगा उसको तो निकाल ही देगा ना। ये तो भैया सच्चाई है। हम घाट घाट घूम के आए हैं महाराज, ऐसे थोड़ी पत्रकारिता करने आ गए। जो खोया लाएगा उसी को 60 मिलेंगे, और जो खोया नहीं लाएगा चाहे बाजार से खरीद के लाए, जो नहीं लाएगा वो जाएगा। तब क्या होगा अभिषेक वाजपेयी? नहीं, अमिताभ जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य बात कही है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सत्यता है। और आप अगर देखिए, सरकार ने युवाओं के साथ छल के साथ साथ उनके जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। अगर आप यही पैमाना अगर आप देख लीजिए, गुजरात में है यही फिक्स पे सिस्टम का चलता है सिस्टम, और आप देखिए वहां पे लोगों की सालों से पगार बढ़ी नहीं हुई है, लोग परमानेंट हुए नहीं हैं, तो किस पैमाने पे इसको देखा जा रहा है? अगर मैं तो कहता हूं, अगर सरकार कहती है कि बिल्कुल साफ सुथरी सरकार है, लोगों के बारे में सोचती, जनता के बारे में सोचती है, युवाओं के बारे में सोचती है, तो उसको चाहिए आईएएस से लेकर के चौकीदार तक का, जो चपरासी तक का व्यक्ति होता है, सबके पैमाने बिल्कुल साफ सुथरे, उस पर सबके लिए एक पैमाना बना करके करे। राज्य कर्मचारी का एक बड़ा हिस्सा समूह ख और ग से आता है, लगभग 70% आता है। ये बहुत बड़ा अहम किरदार निभाता है अमिताभ जी। और अगर आप ये देखिए कि जो सरकार नौकरी दे नहीं सकती है, वो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन क्यों कर रही है? इससे क्या होगा कि जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ घूसखोरी बढ़ेगी, लोगों में असुरक्षा का माहौल पैदा होगा। कोई भी व्यक्ति वो क्या करेगा कि अगर उसको घूस नहीं मिली तो वो अगर घूस नहीं मिल रही, तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं आईएएस पीसीएस कैटेगरी के लोग घूस ना मिलने पे कत्ल करवा दे रहे हैं, जो नर्सरी चल रही है। तो उसी जगह पे आप ये पैमाना देख लिए, तो आगे आने वाली दिशा कहां पे लेकर के सरकार को जाएगी, प्रदेश को लेकर यू मेड योर पॉइंट। ठीक है अभिषेक, ये सबसे बड़ी ठीक है। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा के पास चलूंगा। मनोज जी, बड़ा व्यवहारिक सवाल रखता हूं जिसमें हिपोक्रेसी ना हो, वो बात हो जो जनता समझे और जो सच्चाई है जमीन की, दार्शनिक बात नहीं। जब हम खाद्य अधिकारी को, जिला खाद्य अधिकारी को उसके यहां भर्ती 500 बच्चों का
भविष्य सौंप देंगे, तहसीलदार को सौंप देंगे, सीएमओ को सौंप देंगे, तो खोया ही एकमात्र कसौटी बन जाएगी। खोया लाया तो अंदर आए, खोया नहीं लाया बाहर जाए। 60 और 40 में कौन फैसला करेगा 60 किसको मिले और 40 क्यों मिले? हजार लाखों की संख्या में बच्चा होगा, चाहे जिसको जितने दे दो, तब तो चल गया शासन और प्रशासन और हो गई जनसेवा महाराज। ननकू भी रोता फिरेगा सड़कों पे और रज्जाक भी। मनोज मिश्रा जी। जी हाँ, देखिए अमिताभ जी, आप बहुत अच्छा विषय लाते हैं और जनता और युवाओं से जुड़ा होता है, आपको धन्यवाद। लेकिन कुछ विषय है जो मुझे भी कहने थे। जी बिल्कुल कहिए। कि मैं लगातार छात्रों के ही संपर्क में रहता हूँ और विभिन्न स्तरों के छात्रों के संपर्क में रहता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये अभी मुख्य सचिव जी ने भी कहा है कि विचार के स्तर पर। तो दूसरी बात ये है कि इसकी जो एंट्रेंस प्रोसेस है कि इसमें नियुक्ति कैसे होगी, ये बोर्ड क्लियर नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि एक अधिकारी पूरी भर्ती कर देगा, एक विभाग की या एक क्षेत्र की या एक जिले की, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कोई एजेंसी है और वो एजेंसी ही तय करेगी कि लोगों की भर्ती होनी चाहिए। भर्ती के बाद 5 साल तक जो प्रस्ताव पढ़ने में आ रहा, जो अखबारों में आ रहा, जो अन्य माध्यमों से आ रहा, उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि वो 5 साल तक संविदा पर रहेंगे और 60% से अधिक अगर अंक आएंगे तो उनका संविदा रेगुलर होगा और ये साल में 2 बार होगा और 100 नंबर की 5 खंड दिए गए हैं। उन खंडों में एक में कंप्यूटर टेस्टिंग है, एक में कुछ है, इस तरह से है, उनको पार करेगा। तीसरी बात, सरकार कोई भी हो वो जनता के बहुमत से आती है, चाहे हमारी सरकार हो चाहे हमारे 25 सदस्यों की सरकार। ठीक बात है। तो सरकार का सदैव ध्यान ये होता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता के हित की बात करना, कुछ मुट्ठी भर लोगों की नहीं। तो ये निश्चित मानिए कि ये एकदम तमगा दे देना कि सब जन विरोधी है, ये उचित नहीं है। विपक्ष कहता है, विपक्ष का अधिकार है वो कहे, लेकिन विपक्ष को अपने अंदर झांकना चाहिए। 5वीं चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर में यही तरीका है कि हायर एंड फायर है वहां पर, लेकिन मेरिट से समझौता नहीं है। मेरिट आप अगर देखें तो मेरिट, जैसे आप चलाते हैं टेलीविजन चैनल, तो आप मेरिट पे समझौता नहीं करते, आप किसी चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि अपनी टीआरपी मैक्सिमम रखनी है तो आप मेरिट से समझौता नहीं कर सकते। तो जवाबदेही तय जरूर होगी और ये बात आपकी सही है, संज्ञान माना चाहिए कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। और जो ये डर वातावरण क्यों है कि ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी देश के युवाओं को भी कि अब सरकारी नौकरियां सिकुड़ रही हैं और उनका जमाना जा रहा है। लोगों को नए परिवेश में अपने को ढालना होगा। ये सरकार कोई हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, नई नौकरियों के लिए सबको मानस बनाना होगा। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि डॉक्टर एपीजे कलाम ने विजन 2020 में कहा है कि लोगों को आने वाले युग में अपनी योग्यताओं और दक्षताओं में परिवर्तन करने होंगे। ये उन्होंने विजन 2020 में कहा है। तो मतलब ये उन्होंने उस समय समझ लिया था कि लोगों को अपनी परिवर्तन करने होंगे। तो निजी क्षेत्र के लिए या इस तरह की नौकरियों को लोगों की मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात मनोज जी। अब 2 बातें कह के मैं ब्रेक पर जाऊंगा, अभी नहीं आएंगे अभिषेक आपके पास। जिनके उत्तर नहीं मिले, मैं चाहूंगा कि अगले चरण में जब मनोज जी के पास अवसर आए तो वो इन प्रश्नों का उत्तर दें। मैंने देश की सबसे बड़ी अदालत के 2 निर्णयों को उद्धृत किया जिसमें उसने कहा, टाइम दिया है कि सारे स्कूलों में प्रदेश भर के नियमित शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, एक भी दाएं बाएं का शिक्षक नहीं कि ये सोमवार को आएगा, ये मंगल को आएगा, ये बुध को आएगा, ये नीली कमीज पहनेगा, ये पीली कमीज पहनेगा, ये 15,000 पाएगा, ये 14,000। नहीं, ये सब ड्रामा बंद करो। सरकारी नौकरी व्यवस्थित ढंग से एक ईमानदार टेस्ट के जरिए दीजिए, एक कमीशन बनाइए, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करिए। सुप्रीम कोर्ट से रमेश पोखरियाल निशंक जो पॉलिसी लेके आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसने कहा है 2022 तक देश में एक भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जिसमें संविदा का छोटा भाई, संविदा का बड़ा भाई टाइप की कोई भर्ती रहे। देयर इज नो संविदा एट ऑल इन एजुकेशन सिस्टम। वो उन लोगों ने चिंतन नहीं किया क्या? केंद्र सरकार ने चिंतन नहीं किया? 60,000 लोगों से बातचीत करके बना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट, 60,000 लोगों से देश में। आप तो अध्यापक हो मनोज भाई। और आखिरी बात कह के ब्रेक पर जाता हूं।
सरकारी नौकरी में प्रोबेशन का प्रावधान क्यों रखा गया था? इसीलिए रखा गया है, वो आज भी लागू है। प्रोबेशन में परखिए, नहीं फिटे हटा दीजिए। ये स्कोप तो आज सरकारी नौकरी में है ना। ये कहा कि सरकारी में जो घुस गया वो फिर बाहर नहीं जा सकता, अनिवार्य सेवा समाप्ति भी है। लेकिन ये मामला वैसे ही है कि कोई ये कहे कि 5 साल के लिए बिटिया छोड़ जाओ, सास ससुर देवरानी जिठानी सब परखेंगी बिटिया को, और तब 5 साल बाद रिपोर्ट देंगी कि लड़की ठीक है तो शादी करेंगे, नहीं तो भैया वापस ले जाओ। ये रास्ता ठीक नहीं। लड़की के 10 इम्तिहान लीजिए, लेकिन जब सहमति दीजिए तो बहू बनाइए और मान से रखिए। वही बात मैं नौजवानों के लिए कहूंगा। कोई ये स्वीकार करेगा कि बिटिया 5 साल के लिए छोड़ जाओ और हर साल इसका जिठानी देवरानी सास सब मूल्यांकन करेंगी, साल में 2 बार। जिठानी कहेगी कढ़ी ठीक नहीं बनाई, देवरानी कहेगी गुलगुले नहीं बनाना जानती। मनोज भाई, किसी को निकालना हो तो 100 रास्ते निकल आते हैं, है ना। उसमें एक मसला यह भी है, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा। अब ये तो तहसीलदारी तय करेगा कि राष्ट्रभक्ति किसकी कितनी % है। उसका कोई थर्मामीटर है? ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे तो इन सवालों पर भी चर्चा करेंगे भाई। एक समय सरकार ने कहा था कि समूह ग जैसी भर्तियों में इंटरव्यू हटाकर सीधा मेरिट के आधार पर लोगों का चयन किया जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ख और समूह ग की सरकारी नौकरियों में 5 साल की संविदा के प्रस्ताव पर विचार क्या हुआ, इधर चर्चा शुरू हो गई। अमिताभ जी के पास सीधे चलना प्लीज सर। वही बात जो मैंने पूर्व में कहा था, एक उदाहरण मनोज भाई ने कलाम साहब का सामने रखा, एक उदाहरण मैं उसी से जोड़कर एक बड़ा उदाहरण रखता हूं, कलाम साहब से भी बड़े कद का उदाहरण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। स्वाभाविक है, कलाम साहब से बड़े कद के नेता थे सार्वजनिक जीवन में। कलाम साहब वैज्ञानिक अच्छे थे, लेकिन जयप्रकाश जी का योगदान देश की लड़ाई आजादी में भी था, और देश की दूसरी आजादी के नायक भी वही थे 77 में। उन्होंने कहा था कि जब तक इस देश में विधायिका में राइट टू रिकॉल नहीं होगा तब तक लोकतंत्र ठीक से नहीं चलेगा। जो चुन के भेजे उसको अधिकार दीजिए कि वापस बुला ले सांसद को, विधायक को, ब्लॉक प्रमुख को। क्या राजनेता इसके लिए तैयार है? तो हम इस संविदा की इस प्रक्रिया पर तैयार हो जाएंगे। चलो, जो तलवार बच्चों के सिर पर लटकाना चाहते हो वो तलवार अपने सिर पर भी मंजूर करो। कर लोगे तो मैं मान लूंगा तराजू के दोनों पड़ले बराबर हैं। क्या भाई अशोक पांडे, आशुतोष, अमित यादव, तीनों लोग बताओ ये रास्ता ठीक है ना? सांसद, विधायक, नगर पालिका के मेंबर, मेयर, सबको राइट टू रिकॉल के तहत लाना चाहिए। फिर जनता के मन भाए तो रहो, नहीं तो वापस जाओ। बिल्कुल सर, बोलिए सर, सबको लाइए जी। हाँ बिल्कुल लाइए एक सर, और एक खास करके कर बोलो। इनको दीजिए, इनको बताइए कि ये आए हैं हमारी मर्जी से आए हैं। अभी सर हम अपना हक मांग रहे हैं। अगर हमारी जरूरत पड़ी सर, और हमारी जरूरत है, हम छीन भी लेंगे और छाती चीर के छीन लेंगे, चाहे वो छाती 56 इंच की क्यों ना हो, क्योंकि ये मेरा हक है और मैं इसे लेके रहूंगा। ये लोग सरकार बना रहे हैं, ये लोग कितने दिन तक कितने पेपर देते हैं? ये कहते हैं कि 6-6 महीने पे, ये 6-6 महीने पे अपना टेस्ट दें, अपनी बात बताएं। रुकिए, अशोक पांडे, अरे रुको भाई, आशुतोष, अशोक पांडे, छोटी सी टिप्पणी अमित करेंगे, उसके बाद फिर मैं राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। आ रहे हैं मनोज भाई जी। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने कहा कि पूरा विधायिका कार्यपालिका, इसके लिए सर संविधान को संशोधन करना पड़ेगा, और ये असंभव, अपने लिए तो संविधान का संशोधन कभी भी नहीं करेंगे राजनीति। ठीक है। अमित यादव, मुझे ठीक है, आगे बात यार, रुको भाई। अमित यादव, अगर राइट टू रिकॉल राजनेता अपने लिए मंजूर कर ले,
देखिए तो माना जाना चाहिए कि तराजू के पड़ले बराबर हैं, ठीक है ना? बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप सब सोचिए जो संविदा के नाम पर हम लोगों को डराया जा रहा है। आप बताइए 5 साल पर हम संविदा पे रहेंगे, इसके बाद स्थायी किए जाएंगे। आप बताइए कितनी घूसखोरी होगी, कितनी लूटमार होगी, कितना शोषण होगा। आज उत्तर प्रदेश का युवा, अगर आप सोचिए, मैं 9 तारीख को जब प्रदर्शन के लिए यहाँ से डिबेट के बाद निकला हूँ, एक बापू के देश में अगर बापू की प्रतिमा के पास कैंडल जलाने का काम करता हूँ, तो इन्हीं के पुलिस के लोग, प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, मैं उनको बताना चाहता हूँ, इन्हीं के पुलिस के लोग हम पर लाठियां चलाते हैं, पेट पे लाठी, पीठ पे लाठी, हमको जेल में डाल दिया जाता है, हम पे मुकदमा लिखा जाता है। ये सब सर क्या हो रहा है? हम 2-2 दिन अस्पताल में रहे। सर इस तरीके से नहीं चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के युवाओं को आप हक नहीं देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम अपने अधिकार को लेकर के रहेंगे। आज आप सोचिए, बीएड प्रवेश परीक्षा में दलितों को बाहर किया गया है, उनको जीरो फीस पे जो प्रवेश हो रहा था। ठीक भाई रुको, आज विषय जो है उसी पर आओ, ठीक है? मैं आ गई बाबू, आ गई बात। भाई रुको, नौजवानों को रोकना भी बड़ा मुश्किल काम है। उदयवीर सिंह, मैं सवाल को सीमित करता हूं चूंकि समय कम है। एक ही सवाल पर सबसे उत्तर लूंगा तीनों मित्रों से। जी, नायक वो, एक सेकंड सुन लो, एक सेकंड सुन लो भाई। नायक वो, लीडर वो जो दूसरों के लिए जो व्यवस्था बनाए पहले उसको अपने लिए मंजूर करे। गुरु गुड़ खाएं और चेले से कहें गुड़ छोड़ दो तो ठीक नहीं। क्यों नहीं बदलते हुए भारत में कलाम साहब की इच्छा के अनुरूप, जयप्रकाश जी की इच्छा के अनुरूप आज ये तय हो जाए कि सारे विधायिका में राइट टू रिकॉल रहेगा। 15 दिन में ही अगर चाल चलन खराब लगे जनता को तो इन वापस बुला ले, सांसद को, विधायक को, नगर पालिका के मेंबर को। मंजूर? उदयवीर जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं जी। क्यों नहीं हूं? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं जी। इसलिए नहीं हूं कि लीडर वो जो अपने ऊपर आम आदमी और जनता से उच्च मानदंड रखे। ठीक बात है। राइट टू रिकॉल हो जाए स्वीकार, फिर भी आम जनता के ऊपर इस तरह की अव्यवस्था लादने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने बड़े संवैधानिक पद हैं उनको उतनी ही ज्यादा सुरक्षा दी जा रही है ताकि वो निष्पक्ष काम कर सके। लोक सेवा आयोग चयन कर रहा है, लोक सेवा आयोग मूल्यांकन करे। चयन कोई और कर रहा है, मूल्यांकन सरकार के लोग करेंगे। और प्राइवेट शिक्षक कर्मचारियों के बारे में राय दी गई थी माननीय मिश्रा जी ने, प्राइवेट नौकरी में सिलेक्शन के भी नियम नहीं है तो निकालने के भी नियम नहीं है। जो परीक्षा देके आ रहा है, इंटरव्यू देके आ रहा है, सरकार के इलेक्टेड पैनल को फेस करके आ रहा है, उसके तुलना प्राइवेट नौकरी वालों से करना ही अन्याय है। इसलिए राइट टू रिकॉल हो, स्वागत है उसका। ठीक बात, अच्छी बात की। नेताओं को हमारी छवि खराब हो गई कुछ नेताओं के खराब काम करने से। नेताओं को तो और उच्च मानदंड रखना चाहिए। अच्छी बात है ठीक है उदयवीर भाई, रोकेंगे। मैं अभिषेक के पास चलूंगा। उदयवीर रोकेंगे। शासन व्यवस्था को स्थायी बनाने का काम मैंने तो उच्च इसलिए नहीं कहा, मैंने कहा उच्च मानदंड छोड़ो, पहले बराबरी तो कर लो, फिर उच्च की बात कर लेंगे। बराबरी नहीं हो सकती, लिख लो कागज पर। अभिषेक वाजपेयी, मेरा बड़ा सीमित सवाल है। आपको राइट टू रिकॉल मंजूर नहीं? आप चाहते हो कि 5 साल का पार्किंग का ठेका जैसे मिलता है मॉल में, वैसे ही हमको सांसदी मिले, विधायकी मिले, चुंगी में मेंबरी मिले, बीच में कोई टोका टाकी मंजूर नहीं। और ये जो का खा गा बा वाले बच्चे हैं, ये हर 6 महीने में इनकी गर्दन पर तलवार लटकाओ। क्यों भाई? आप लोग दधीच क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं कहते कि हाँ राइट टू रिकॉल लागू? अभिषेक वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, आपकी बातों में जितनी सच्चाई है बिल्कुल इस बात का पैमाना तय होना चाहिए और ये जनता ही तय करेगी, क्योंकि उसने हमको चुन करके हम सब लोगों को चुन करके भेजा, उसका अधिकार बनता है। लेकिन साथ में यह भी होना चाहिए कि जहां पे हमारी कमी है वहां पे हमारी कमी को बताए, हम उस कमी को पूरा कर सके, क्योंकि हम जनता के लिए, हम जनता के सेवक हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप इस चीज को आपको पुरानी बात ध्यान होगी,
हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था यहाँ पे नौकरियों की कमी नहीं है, यहाँ पे काबिल लोगों की कमी है। मैं मिश्रा जी को याद दिला दूं कि इस बात को भी ध्यान कर ले अच्छे से कि जिस दक्षता और प्रदर्शन शैली की ये बात कर रहे हैं, जब कोई व्यक्ति 4 साल 5 साल परीक्षा के पैमाने तय करता है, उसके लिए जी जान रात दिन लगा करके पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तो उसका चयन आयोग में परीक्षा देने के बाद लिखित परीक्षा होती है, अपॉइंटमेंट के लिए बाकायदा इंटरव्यू होता है, तो इन सब पैमानों के बाद ही उसको नौकरी मिलती है। और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ संविदा पे उसका हक होना चाहिए। क्यों नहीं हक होना चाहिए? जिस युवाओं को लेकर के आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने पूरे प्रदेश और देश में आपने बातें की थी कि रीढ़ की हड्डी होती है। आप ये बात अच्छे समझ लीजिए, युवाओं की बातें कही थी, नहीं की सरकार नहीं चलने देंगे भाई। अब नारेबाजी नहीं, तार्किक बात रहे तो जनता को समझ में आता कि कोई हल निकल रहा है क्या। मनोज जी, बड़ा सीधा साधा सवाल, आपने कलाम साहब को उद्धृत किया, मैं जयप्रकाश जी को उद्धृत कर दिया, बड़ी लकीर खींच दी है। गांधी और गांधी के बाद जयप्रकाश, दो ही लोग ऐसे थे जिन्होंने सरकार में जो मुखिया हो सकते थे, लेकिन सरकार ठुकराई। इसलिए उन दोनों का स्थान बहुत ऊपर है देश में, जयप्रकाश जी और गांधी जी का। इसलिए मैंने जयप्रकाश बाबू की बात रखी, राइट टू रिकॉल। एक भी आदमी मंजूर नहीं करेगा, ये सच्ची बात है। टीवी पे भले ही ना मानो, लेकिन सच्ची बात ये है। किसी विधानसभा में लोकसभा में प्रस्ताव लेके आ जाओ, मैं जान लूंगा। लेकिन संविदा के नाम पर 5 साल इनकी रगड़ाई करो, घर में सब्जी मंगवाए तहसीलदार है, सीएमओ अपने कुत्ते टहलवाए, है ना, यही ना कराएंगे, तब तो 60 नंबर मिलेंगे इनको। अगर ये कुत्ते नहीं टहलाएंगे, क्या कप्तानों के जूते सिपाही नहीं बांध रहे फीते? अरे हमने आंखों से देखा महाराज। तो संविदा वालों से क्या क्या कराओगे, हम बता सकते हैं अभी। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी। अमिताभ जी, पहली बात तो ये है कि जो अभी जो बात हो रही है उसमें सिर्फ ये कहना है कि सरकार को जन विरोधी पहले क्यों बता दिया था कोई चीज लाने से पहले। पहली चीज ये सोचनी चाहिए कि सरकार को भी चिंता है कि उसे 5 साल बाद चुनाव में जाना है। अच्छा, तो चर्चा ना करें क्या कि राइट टू रिकॉल की बात जो नहीं, क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? राइट टू रिकॉल तो मनोज जी सुनिए होनी चाहिए। ये क्या तर्क है? नहीं, स्वागत है आपका। मैंने मायावती जी के समय चर्चा की, मैंने अखिलेश जी के समय सरकार के निर्णयों पर चर्चा की, प्रस्तावों पर चर्चा की। आज चर्चा नहीं होगी क्या? आप पे प्रश्न नहीं कर रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं जी। हमने नहीं विपक्ष के मित्रों से कही जी। हाँ, उनसे कहो मेरा विपक्ष के मित्रों से बोलो जी। हाँ, दूसरी चीज ये है कि राइट टू रिकॉल है, लेकिन उसका पीरियड 5 साल है। आप बताइए, कोई विधायक सांसद जो चुना हुआ हो 5 साल के बाद बिना लड़े सदन या विधानसभा पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तीसरी चीज ये है कि समाजवादी पार्टी के मित्र भी राजनीतिक बात कर रहे हैं, मैंने एक बात भी राजनीतिक नहीं कही, ना कांग्रेस के मित्र से कही। ये केवल अपने परिवारों से मुक्त कर ले तो राइट टू रिकॉल हो जाए, पूरे देश को राइट टू रिकॉल मिल जाए। केवल अपने अपने परिवारों से, अखिलेश जी अपने परिवार से और सोनिया जी अपने परिवार से मुक्त हो जाए और राइट टू रिकॉल का स्वागत देश करेगा। अब पूरे देश की जनता करेगी। जो परिवार से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं वो क्या राइट टू रिकॉल करेंगे? क्या राइट टू रिकॉल की बात करेंगे? देश को गोड़ा तो नहीं 70 सालों तक कांग्रेस नहीं। अरे आप अपने परिवार से मुक्त हो, तो ये बात सही है, ये बात सही है। इसका मतलब कि मानसिकता आप लोगों की खराब है। रिकॉल का कोई प्रोसेस होना चाहिए और जनता को इसका स्वागत करना चाहिए, जनता करती है स्वागत। लेकिन ये भी विपक्ष की मानसिकता सही नहीं है कि कोई भी वो आए सुधार, उस सुधार पर पहले ही उंगली उठा देना, सुधार आने के पहले। बाद में आए आप प्रश्न करिए, स्वागत है आपका, आपका स्वागत है, आप करिए। राजनीति में, लोकतंत्र में ये जायज है। ठीक जी, चलिए संपादकीय टिप्पणी के लिए सर आपके पास आ रहे प्लीज। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, मनोज जी ने जो अंत में बात कही वह बात लोकतंत्र के मूल स्वरूप के विरुद्ध है। कानून बन जाने के बाद उसकी समीक्षा नहीं होती। कानून का प्रस्ताव सार्वजनिक इसीलिए किया जाता है, जब से ये वेबसाइट आ गई तब से बाध्यता है कि प्रपोजल वेबसाइट पर आए। नई शिक्षा नीति एनडीए पार्ट 1 से पब्लिक डोमेन में है, तब
जब जाके फाइनल हुई 60,000 हितग्राहियों से उस पर विशद चर्चा हुई, कानून आ गया तो फिर क्या करेगा आदमी? फिर तो मुकदमा ही लड़ सकता, बाकी बहस का क्या फायदा? हम भी इसी देश के हैं, हमारी पीड़ा, आपकी पीड़ा, दूसरी पार्टियों की, सबकी साझी पीड़ा यही तो है कि हमारी नौजवान पीढ़ी अच्छा भविष्य पाए। कोई किसी का लक्ष्य दूसरा है क्या? कम से कम मेरा तो नहीं है। ये बच्चे अपनी योग्यता के अनुरूप काम पाए, प्रदेश तरक्की करे, देश तरक्की करे, यही ना लक्ष्य है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, राइट टू रिकॉल की बात आई, एक बात कही गई कि 5 साल बाद राइट टू रिकॉल होता ही है। नहीं, जयप्रकाश जी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था, जो मैंने आरंभ में कहा, कि 5 साल जनता क्यों झेले? अगर पांव उसके पूत के पांव पालने में ही दिख गए, चुनाव के 6 महीने बाद पता लग गए कि सांसद जी लुप्त हो गए, इनके पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि इनका पता बताने वाले को 11,000 इनाम मिलेगा, तो उनको रिकॉल क्यों नहीं करें? 4.5 साल और क्यों झेले? इसको कहते हैं राइट टू रिकॉल। 5 साल आनंद लेने के बाद रिकॉल का क्या मतलब? फिर तो वो चुनावी हो जाता। ये कहा गया था जयप्रकाश जी ने। और जयप्रकाश जी हमसे, आपसे, उदयवीर सिंह से, अभिषेक वाजपेयी से तो ज्यादा ही समझदार थे, ज्यादा ही बड़े आदमी थे। देश के प्रति उनका त्याग बड़ा था, वो संत जैसे राजनेता थे। ये तो कोई नहीं कह सकता कि जयप्रकाश बाबू हमसे कम जानते थे। इसलिए मैंने कहा 5 वर्ष तक जो इस अनिश्चितता की मानसिकता में काम करेगा, वो क्या परिणाम देगा प्रदेश को? वो उस विभाग की गुणवत्ता सुधारने में क्या योगदान दे देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। केवल सेटिंग गेटिंग का मामला रहेगा। भर्ती कई ठीक एजेंसी इंटरव्यू करके भर्ती कर देगी, लेकिन भर्ती करने के बाद तो तहसील में जो जाएगा वो तहसीलदार के अंडर में रहेगा भाई, कि वो लोक सेवा आयोग के अंडर में हो जाएगा संविदा वाला। जो फूड में लगेगा वो खाद्य अधिकारी का अधीन रहेगा। स्कूल में लगेगा तो उसका रोज नामचा बीएसए लिखेगा, और बीएसए के कैसे कैसे कारनामे आ रहे हैं रोज देख ही रहे हो। रोज 2-4 बीएसए सस्पेंड करने पड़ रहे हैं सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में। तो हम इनके जीवन मृत्यु के फैसले की कलम उन लोगों के हाथ में क्यों देना चाहते हैं? मैं कहता हूं, कड़े से कड़ा इम्तिहान लीजिए, बड़े से बड़ा इम्तिहान लीजिए, सर्वोत्तम प्रतिभाओं का चयन करिए, पारदर्शिता के साथ करिए, लेकिन स्थायी नियुक्ति पर करिए। वहां व्यवस्था बना दीजिए कि हर साल में मूल्यांकन होगा, आपको पदोन्नति तभी मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट तभी मिलेगा, आपको अन्य समय समय पर मिलने वाले लाभ तभी मिलेंगे। बिल्कुल सही। और आज भी अगर हम लोग सरकारी सेवाओं का जो वो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको पढ़ें, हर राज्य में लगभग समान है। तो अनिवार्य सेवा समाप्ति का क्लॉज हर जगह है। फिर क्या दिक्कत है? कोई आदमी व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करे पद पर रहते हुए तो अनिवार्य सेवा समाप्ति का है उसके पास अवसर, सरकार के पास, नियोक्ता के पास। नियोक्ता है गवर्नमेंट यहां, तो क्या दिक्कत क्या है? और प्रोविजन का प्रावधान इसीलिए है, कोई भी सरकारी भर्ती बिना प्रोविजन के नहीं है। प्रोवेशन पीरियड सब में है, वो मूल्यांकन का ही समय है मित्र, कि भाई आपका चाल चलन, काम काज, कार्यशैली, व्यवहार सब देख ले। जब उतने उपबंध मौजूद हैं तो ये नया बवाले जान क्यों? फिर एक पक्ष इसमें यह भी है जो छूट गया बहस में, व्यवस्था की गुणवत्ता की गारंटी कौन लेगा? जो भर्ती होगा वो कहेगा मैं 5 साल बाद रहूंगा नहीं रहूंगा मुझे तो यही नहीं पता, तो अभी जो कुछ कर सकते हो कर लो, जितनी गाय दूध सकते हो दूध लो, लोटा भर लो, बाल्टी भर लो, ड्रम भर लो।
जहां हाथ लगे? गारंटी कौन लेगा कि लोक व्यवस्था? और तीसरी बात कह के मैं बात समाप्त कर दूंगा। मेरी बात से उदयवीर जी, अभिषेक जी, मनोज जी तीनों सहमत होंगे मेरे मित्र। व्यवस्था में, सरकारी व्यवस्था में एक गोपनीयता का जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे इसकी गारंटी जब किसी को नहीं होगी तो गोपनीयता का क्या होगा? सिस्टम में तो ये लोग रहेंगे, बिल्कुल हर जगह इनकी एक्सेस होगी। तब स्थायी नौकरी तो केवल कलेक्टर पाएंगे, कप्तान पाएंगे, एसडीएम पाएंगे, सिटी मजिस्ट्रेट पाएंगे, यही लोग पाएंगे ना। बाकी तो सब फिर इसी रास्ते आ जाएंगे, सीएमओ पाएंगे स्थायी। यानी जिले में जो 2-2 4-4 अधिकारी हैं जिन विभागों के प्रमुख, वही लोग स्थायी होंगे, तो सब अस्थायी होंगे। तो तब गोपनीयता के कानून की मर्यादा कैसे रहेगी? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और ये प्रश्न उठाने सब आज इसलिए जरूरी हैं कि जिन भी बाबुओं ने अपना बौद्धिक प्रकल्प इसमें लगाया और अपनी कंबाइंड विजडम को मुजाहिरा किया है देश के, प्रदेश के सामने, उनसे कुछ सवाल तो मैं पूछूं कि भाई ये तो बताओ ये कहां से खोज के लाए? जी, क्योंकि ये प्रदेश सबका है। 23 करोड़ लोगों का प्रदेश, 23 करोड़ लोग इसके स्वामित्व धारक हैं। सबका बराबर का हक है उत्तर प्रदेश पर। इसलिए जब इतनी बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन की बात हो तो उस पर एक व्यापक जन बहस होनी चाहिए। उसके बाद ही कोई राय, जो सामूहिक राय हो लोकतंत्र में, उसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि अभी प्रस्ताव है, विचार है और इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन पहले से ही सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। राह में रोड़े पहले से काफ़ी हैं और अब एक नया प्रस्ताव सामने आया, इस पर चर्चा। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।